एनडीए जो है वो नेशनल दामाद आयोग हो गया है। उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाला। इस बार जो जुर्म हो रहा हो उसको लगातार बुलेटिन चलाकर और एक्सपोज करके बिहार में तेजस्वी यादव अपनी साख बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। आज हम जांच पड़ताल करेंगे राजद के आने वाले भविष्य की रणनीतियों के बारे में। चुनाव है, 4 महीने का सारा खेल है। इस 4 महीने में यदि आप अनुशासन रखते हैं, यदि आप जनता के मुद्दों को उठाते हैं, यदि आप जनता के जो जहन में बातें हैं उनको समझते हैं, तब तो सरकार आप बना लीजिएगा, वरना आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ये एनडीए और इंडिया दोनों के लिए लागू होता है। बिहार में जिसे महागठबंधन कहते हैं, उसके नेता तेजस्वी यादव भी और फुल फ्लेज अपनी जो रणनीति है उसमें लग गए हैं। चुनाव किसी तरह से जीतना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। पहले जो चुनाव में गलतियां हुई हैं वो भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको ये याद होगा कि पिछले चुनाव के अगर आप देखते हैं रिजल्ट्स, तो 2019 का चुनाव जो लोकसभा था उसमें भी तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। 20 का चुनाव उसमें भी ठीक है, वो नंबर 1 पार्टी बिहार में बने थे, लेकिन सरकार बनाने से कोसों दूर थे। इसी तरह से 2024 का चुनाव भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं गया। जहां देश भर में विपक्ष ने अपनी आवाज सुनाई, वहीं बिहार में ये आवाज 10 सीटों तक ही सीमित होकर रह गई थी, अगर सारे निर्दलीयों को मिलाकर और पूरे महागठबंधन को मिलाकर बात करें तो क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में कभी भी अपनी नाव पानी के ऊपर नहीं तैरा पाएंगे? देखिए, इसके लिए उन्हें सही रणनीति की और सही समय की आवश्यकता है। ये 2025 का चुनाव उन्हें एक अच्छा अवसर दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी ऑल टाइम हाई पर है। कई सालों से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और ये कई सर्वे में आ चुका है कि नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा पॉपुलर अब तेजस्वी यादव बिहार में हो चुके हैं। बस कहीं से वोटों का प्रबंध कर लेना है, कहीं से महागठबंधन के पक्ष के वोट बढ़ा लेने हैं। तो इसके लिए कौन कौन से वो चीजें हैं जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कौन कौन सी अड़चने तेजस्वी के रास्ते में आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी अड़चन जो तेजस्वी यादव के रास्ते में आती है वो है उन पर लगने वाला परिवारवाद का आरोप। तेजस्वी यादव, उनके पिता, उनके परिवार पर लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, जो कि सेकंड बड़ा कारण है तेजस्वी यादव के सरकार नहीं बनने का। और बिहार में एक बड़ा जो सवर्णों का वोट बैंक है वो उनके पक्ष में नहीं जाता है। कई बार तो ईबीसी और दलित जातियां भी उनके पक्ष में नहीं वोट करती हैं। अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ है इंक इनसाइट का, इसमें भी हमने यही देखा है। तो आखिर तेजस्वी यादव इस भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर कैसे अपनी साख बचाएंगे, कैसे सरकार बनाएंगे, कैसे जनता को ये स्पष्ट कर पाएंगे कि वो परिवारवादी नहीं है, ऐसे कोई रणनीति उनके साथ वो काम नहीं कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप पर वो कैसे क्लीन चिट दे पाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार का तो एक बैगेज है, जंगल राज का बैगेज है। बार बार उनकी टीम बिहार में मौजूदा जो हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, चाहे घटनाएं हो या जो जुर्म हो रहा हो, उसको लगातार बुलेटिन चलाकर और एक्सपोज करके बिहार में तेजस्वी यादव अपनी साख बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या कम से कम लेवल किया जा रहा है ये एहसास कराकर कि अगर हमारे कार्यकाल में हुआ है तो आज भी तो हो रहा है, और आज तो ज्यादा हो रहा है। और इसे कहीं ना कहीं हथियार बनाकर चुनाव को बराबरी पर लाया जा रहा है। लेकिन परिवारवाद का क्या कीजिएगा? जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर, लालू यादव पर लगता रहा है, इसे पाट पाना संभव नहीं होगा। लेकिन इसी रणनीति पर अब तेजस्वी यादव काम करने लगे हैं। चुनाव किसी भी शर्त पर जीतना है, चाहे रिश्ते टूट जाए, परिवार टूट जाए, किसी को बाहर करना हो या किसी से रिश्ता तोड़ना हो। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में तेज प्रताप यादव को लेकर जो फैसला लिया या अपने पिता से जो फैसला लिवाया,
ये कईयों को चौंका देता है। कई लोग अब तक ये बात मानकर चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव फिर से तेज प्रताप की घर में एंट्री करा देंगे, और ये चुनाव से पहले भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने हाल ही में जो बयान दिया है एक निजी चैनल को, उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाला है इस बार। यानी 243 सीटों पर एक भी सीट पर कोई भी लालू परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। तेजस्वी केवल चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से, यानी कि तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की संभावना राजद के सिंबल पर समाप्त कर दी गई है। कम से कम तेजस्वी यादव तो ऐसा कर चुके हैं। रही बात पार्टी और परिवार की, तो 6 सालों के लिए तेज प्रताप निष्कासित हैं, इसलिए उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं एकदम शून्य सी हो गई हैं लालटेन मुहर पर। तो हो सकता है निर्दलीय लड़े, हो सकता है कि लालू राबड़ी मोर्चा बनाया था उस पर चुनाव लड़े, लेकिन तेज प्रताप यादव काट दिए जा चुके हैं इस श्रृंखला में परिवारवाद के, ये तो तय हो गया। तो एक आरोप परिवारवाद का कम तेजस्वी यादव पर लगेगा। हालांकि लालू यादव क्या करेंगे, क्या आगे चल के लालू यादव दिल पिघल जाएगा पिता का और तेज प्रताप की एंट्री करा देंगे? देखिए, तेज प्रताप तो कई बयान दे रहे हैं फेसबुक ट्विटर के माध्यम से, वो परिवार को याद कर रहे हैं, लालू यादव के सिपाही खुद को बता रहे हैं, भाई को सीएम बनाने की दावे कर रहे हैं। जो बीच में कुछ तथाकथित लोग हैं जो विवाद क्रिएट कर रहे हैं दोनों भाई के बीच में, उनको एक्सपोज करने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप के हाथ बंधे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो तेज प्रताप का चैप्टर तो लगभग क्लोज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में हाल ही में आपने देखा होगा कि अपने नैसर्गिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग राजद ने दामाद आयोग, मेहरारू आयोग और कई परिवारवाद के आरोप एनडीए के लोगों पर लगाए। फॉर इंस्टेंस, आपने देखा किस तरह से चिराग पासवान के जो जीजा हैं उनको आयोग में अध्यक्ष के तौर पर जगह मिली, मांझी जी के जो दामाद हैं उनको आयोग में जगह मिली, फिर आपने देखा अशोक चौधरी के जो दामाद हैं उनको भी आयोग में जगह मिली। इसके बाद जो एआई कार्टून का सहारा लेकर गाना बनाकर और बकायदा प्रवक्ताओं द्वारा एक बैराज ऑफ जो कहा था अटैक्स के माध्यम से आरजेडी ने सिलसिलेवार तरीके से एनडीए की सभी पार्टियों पर, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया और यह कहा कि एनडीए जो है वो नेशनल दामाद आयोग हो गया है। दामादों को किसी तरह से सेट करना ये राजनीतिक मजबूरी हो गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीर लगाई गई थी कई जगहों पर। दामाद आयोग की जो तस्वीर है, इसे काल्पनिक आयोग बनाकर और राजद ने हमला किया था। लेकिन राजद ये हमला करने का नैतिकता नहीं रखती है, क्योंकि राजद पर कालांतर में परिवारवाद का जबरदस्त आरोप लगता रहा है। तो जिस तरह से अपने पिता के जंगल राज के आरोप को न्यूट्रलाइज करने के लिए आज के हो रहे क्राइम के डेटा को वो सार्वजनिक करते रहे हैं, उसी तरह से अब परिवारवाद के डेटा पर भी उन्होंने एनडीए के परिवारवाद को सामने रखकर मामले को बराबरी पर ला दिया है। लेकिन बराबरी से चुनाव जीता नहीं जाता है, आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए क्या तेजस्वी की रणनीति है? देखिए, इसके लिए तेजस्वी यादव की रणनीति ये है कि जिस तरह से अपने पार्टी के नेताओं को उन्होंने कह दिया है कि एक व्यक्ति भी यदि चुनाव तक कुछ भी ऐसा करता है जिससे उदंडता या सामाजिक जो दुर्भावना है वो प्रतीत होगी, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और तेज प्रताप को निकालकर ही कहीं ना कहीं नाजिर प्रस्तुत की गई। रही बात अब परिवारवाद की, तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव तक, इस चुनाव में किसी भी परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं देने वाले हैं। और ये लगभग रणनीति का हिस्सा राजद के बन गई है। आपको मैं इससे आगे बढ़ के भी कुछ बताने वाला हूं। दामाद आयोग की जब कहानी बिहार में, जब मांझी जी के, चिराग पासवान के और जदयू के नेताओं के जब दामादों की बात होती है, जब उनको आयोग में जगह मिलती है और उस पर ये हो हल्ला होता है, उसमें जोड़ दिया गया था कि संजय झा की दोनों बेटियों को भी जिस तरह से जगह मिली, वो भी उन्हें बिहार में या किसी लोकल जो कोर्ट होता है वहां प्रैक्टिस करने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में जोड़ दिया गया। ये कैसे संभव है? इस पर भी उन्होंने हमला किया। अब आज एक खबर और आई कि अशोक चौधरी अब 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई है उनकी, बिहार में मंत्री भी हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, अब वो
बिहार में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, और वो भी SC/ST कोटा से। तो ये भी कहीं ना कहीं राजद द्वारा इस मामले पर भी हमला लगातार किया जा रहा है। तो क्या इस हमले की वजह से तेजस्वी यादव खुद कटघरे में नहीं खड़े होंगे? देखिए, मांझी जी ने एक ट्वीट किया है और बिहार में इस बात की चर्चा भी खूब हो रही है। मांझी जी के ट्वीट को आप देखिए। मांझी जी जो ट्वीट कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब फैक्ट है, इसको समझना होगा। कहानी उन्होंने खूब समझाई है। भाई को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि भविष्य में गब्बर सिंह मतलब वो लालू यादव गब्बर सिंह कहते हैं, यदि बेटी दामाद को कहीं सेट करने की बात कहें तो यह कहकर मना कर दिया जाए कि हमने तो खुद ही दामाद का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा था, इसलिए बेटी दामाद को किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो घर परिवार का नहीं वह किसी का नहीं। मतलब समझिए इसको, बहुत आसान है, इसको समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने दरअसल सोच समझकर दामाद आयोग वाली कहानी गढ़ी थी। सायन कुणाल हो या मृणाल पासवान हो, इन सब को सार्वजनिक तौर पर एक्सपोज करने में तेजस्वी खुद भी एक्सपोज होते हैं, लेकिन वो रिस्क उन्होंने क्यों लिया? दरअसल ये एक रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे चुनाव में यह कह दिया है कि लालू यादव एक्टिव नहीं रहेंगे, किसी भी जनसभा में लालू यादव को आप नहीं देखिएगा। ये वो कह चुके हैं कि स्वास्थ्य कारणों से वो जा नहीं पाएंगे। राबड़ी देवी पहले ही चुनाव के कार्यक्रमों से खुद को दूर रख चुकी हैं कई चुनाव में। तो दो बड़े दिग्गज तो परिवार के जो है, पार्टी के हैं, वो तो अब नहीं दिखेंगे चुनाव में, तय है। अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को भी 6 साल के लिए पार्टी से निकलवा दिया है। 6 साल तक पार्टी में ना टिकट वो लड़ सकते हैं चुनाव, ना वो कहीं कार्यक्रम में दिखेंगे, तो वो भी राजद के मंचों पर नहीं दिखेंगे, यानी राजद के आसपास उनकी भी प्रेजेंस नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे परिवार का सबसे पहला बच्चा मीसा भारती के पति जो है वो भी राजनीतिक रुचि रखते हैं। पिछले चुनाव में तो लगातार तेजस्वी के साथ भी नजर आ रहे थे। खबर ये है और आरोप जीतनराम मांझी भी यही लगा रहे हैं कि दरअसल तेजस्वी यादव चाहते नहीं थे कि मीसा भारती और उनके पति जो शैलेंद्र हैं, उनकी उनका राजनीतिक कद जो है वो बढ़े पार्टी में। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पर मीसा भारती का दावा कहीं ना कहीं था। जिस तरह से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता और जीतकर पाटलिपुत्रा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, अभी सबसे बड़ा पद जो है पूरे परिवार में और सबसे बड़ी लड़ाई जो जीता हुआ है किसी ने, वो मीसा भारती ही है। मीसा भारती नेचुरली भी एक पॉलिटिशियन रही हैं, तेजस्वी से पहले भी राजनीति करती रही हैं और तेजस्वी से ज्यादा बड़े पदों पर सुशोभित कर चुकी हैं। वो उन्हें पार्टी और संगठन में बड़ी जगमारी मिले, इसको लेकर पार्टी में अंदरूनी आवाजें उठने लगी थी। मीसा भारती की रुचि थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही थी कि मीसा भारती चाहती थी कि कम से कम राष्ट्रीय अगर लालू जी को फिर से बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियां उनको या उनके पति को दी जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये चर्चाएं हो रही थी। इन चर्चाओं से तेजस्वी यादव पर दबाव पड़ा। तेजस्वी पर यह भी दबाव था कि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने भाई तेज प्रताप को दे दे जगह। इसलिए पहले तेज प्रताप यादव को रास्ते से हटाया गया, और कैसे हटाया गया वो अच्छे से आप जानते हैं। दूसरी कहानी मीसा भारती की है। जैसे ही दामाद आयोग वाली कहानी शुरू होती है, एनडीए के अलग अलग घटक दलों के नेताओं के दामादों को जब आयोग में जगह मिलती है और उस पर पूरी लड़ाई शुरू कर देती है राजद, एक सिलसिलेवार हमला शुरू कर देती है, तो ये संभावनाएं बन जाती हैं कि अब जब आप ये कहते हैं कि दामादों को आगे बढ़ाती है एनडीए, तो आप अपने यहाँ के दामाद को कैसे आगे बढ़ाइएगा? अब तो इसके लिए रास्ते नहीं बचते हैं। तो आरोप जो मांझी जी लगा रहे हैं और जो चर्चाएं हो रही हैं भीतर खाने में, वो यही है कि लालू राबड़ी और तेज प्रताप के बाद अब मीसा और उनके पति शैलेंद्र को भी अलग करने की कोशिश रणनीति के तहत की जा रही है। और इसमें तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने सामने कर दिया है एनडीए के दामादों को, और इसी के नाम पर
अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जब हम उनके यहाँ के दामाद लोगों को इस तरह से खदेड़ रहे हैं, इतना हम जलील कर रहे हैं, तो हम उस लाइन पर कैसे चलते हैं? यही मांझी जी भी कह रहे हैं कि जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो परिवार का नहीं हुआ, वो आपका हमारा क्या होगा। ये एक रणनीति के तहत हुआ है। वहीं अरुण भारती का भी बयान देखिए, और क्यों तेजस्वी यादव ने किया है ये भी आपको अरुण भारती के ट्वीट से समझ में आ जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी को आरजेडी के अध्यक्ष पद के लिए 13वीं बार नामांकन दाखिल करने पर बधाई। जय बाबा साहब की जब बाबा साहब की तस्वीर पैर के नीचे रखनी थी तब तबीयत ठीक नहीं थी। अब जब बात पद की है, भले ही अपने ही पार्टी का क्यों ना हो, तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। पद ही असली पथ्य है, पद ही असली आयुर्वेद है। मतलब लालू यादव के 13वीं बार अध्यक्ष राष्ट्रीय बनने से ही मात्र एनडीए को ये अधिकार, ये मौका मिल जाता है कि वो हमला कर सके परिवारवाद पर और एक मेववाद पर राजद के। और इसी कड़ी में यदि आगे चल के मीसा भारती के पति को दानापुर से टिकट मिलने की संभावना बन रही थी, या आपको पता होगा कि बिहार में 2 सीटें तय कर दी गई थी 2 और बहनों के लिए, चंदा यादव की भी बात चल रही थी और रोहिणी आचार्य की भी बात चल रही थी। इन दोनों की बात चल रही थी कि इन्हें भी चुनाव लड़ाया जाएगा। अब आप जान लीजिए कि क्या होने वाला है। देखिए, लिस्ट लंबी हो गई है। अब मैंने एक विश्लेषण में कहा भी था कि बिहार का राजा बनना है तो पहले परिवार से शुरू करना होगा आपको राजनीतिक कत्लेआम। और अब उस कड़ी में तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं, नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी भी शर्त पर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री इस बार बनना है। आंकड़े उनके पक्ष में हैं। केवल जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाना है कि हम वो तेजस्वी यादव नहीं है जो हमारे पिता का एक कार्यकाल था, जिसमें जो कुछ बताया जाता था, जो कुछ दिखाया जाता था, हम उससे बिल्कुल अलग करेंगे। नौकरियों की बात करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, रोजगार लाएंगे, लोगों को अच्छी व्यवस्था देंगे। ये सब दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, इन सब पे हम फोकस करेंगे। और इसके और परिवारवाद बिल्कुल नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इसी कड़ी में अब लालू, राबड़ी, तेज प्रताप, मीसा के पति, रोहिणी आचार्य और चंदा यादव, जो भी इस कड़ी में नाम आते हैं, उन सब के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब तेजस्वी यादव पूरे चुनाव के लिए ये संभावना बना चुके हैं, ये स्पष्ट कर चुके हैं कि राजद से कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके अलावा चुनाव में ना तो दिखने वाला है, ना चुनाव लड़ने वाला है। ये क्या है? क्या ये प्रक्रिया काम आएगी? क्या रणनीति ये सफल होगी? चुनाव के दौरान अगर लालू यादव नहीं दिखते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? क्या तेज प्रताप यादव बागी होकर पार्टी और जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको डैमेज करेंगे? क्या मीसा भारती के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाना ये घातक होगा संगठन में? क्योंकि संगठन के अंदर से ही डिमांड उठी थी कि मीसा भारती का कद बढ़ाया जाए, और इसे खारिज कर दिया तेजस्वी यादव ने। लालू यादव, राबड़ी देवी, सबको दूर रखना। अभी कुछ दिन पहले ही रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव लड़ी थी छपरा से, भले हार गई, लेकिन किडनी दिया है लालू यादव को उन्होंने। क्या इन बहनों को, भाइयों को, पिता को, माँ को, सबको पार्टी से दूर रखना तेजस्वी यादव को कुर्सी के करीब लेके जा पाएगा? कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय दीजिए और आगे की खबर फिर मुलाकात करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।